हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, सबको पता होगा कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल का कभी भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। मतलब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ इससे संबंधित निकल कर आ रही हैं कि इस महीने में आ सकता है या फिर अगले हफ्ते में हमें इसके विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। कार्रवाई तेज़ हो चुकी है या फिर और भी तमाम प्रकार के न्यूज़ आपको हर मीडिया के माध्यम से आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर कहीं से भी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बात तो ये अनुमान लगा दीजिए कि अगर मान लीजिए कहीं से भी न्यूज़ निकल कर आ रही है तो इसके विज्ञापन कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें मतलब क्या करना है कि हमें उससे पहले ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से उसका रिवीजन करना है, ताकि जो बच्चे अभी 60,244 में रह गए हैं, ठीक है, 60,244 वाली भर्ती में जितने भी बच्चे अभी रह गए हैं उस सभी का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लगभग 70 से 80% 70% तो सिलेबस लगभग कंप्लीट होगा। ठीक है, सबको रिवीजन करने की बस देरी है। और कुछ बच्चे मतलब जो हमारे भाई बहन हैं वो तो लगे ही होंगे लगातार कि हम मतलब इस बार नहीं हुआ, चलिए ठीक है, कुछ नंबर से रह गए, कोई कुछ तरीके से रह गया, तो अगली बार में हम कर जाएंगे। इसी को देखते हुए हमारे एक जो है RWA मतलब कह सकते हैं कि रोजगार विद अंकित के अंकित भाटी सर ने बहुत ही बढ़िया कंटेंट निकाला है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सभी विगत वर्ष 2024 के हुए हैं सबका सॉल्यूशन दिए हैं। ठीक है, एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और किस तरीके के कंटेंट इस समय पूछ रहा है बोर्ड वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप बिना किसी तरीके आप जिन मतलब भाई बहन के पास उनकी बुक नहीं है, ठीक, RWA जो बुक लॉन्च किए हैं सर ने, अगर उनकी बुक आपके पास नहीं है तो हम अपने चैनल के माध्यम से उस पूरी बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे। आप हमसे जुड़ कर ले सकते हैं, हम अपना इसका PDF भी डलवा देंगे, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोजगार विद अंकित सर के वहाँ से बुक को परचेज़ कर लीजिए। बहुत ही मतलब बढ़िया कंटेंट डाले हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ जो अभी आने वाले क्वेश्चन हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उससे संबंधित भी मतलब इसमें कंटेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आज से ही अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें तो क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलेगा हिंदी, मैथ और GK GS, ठीक है, GK GS की मतलब पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिना किसी देरी के हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। देखिए, हम पहला टॉपिक अपना लेकर चलेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इतिहास मतलब हिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। हिस्ट्री में क्या बात करेंगे, स्टार्टिंग में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कह सकते हैं कि मतलब कि बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि जो भी भाई बहन अभी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है कि इतिहास के जनक कौन है। तो देखिए, इतिहास के जनक के बारे में कह रहे हैं कि कौन है, तो आप कहेंगे कौन है, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। बेसिक से चलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे। आप लोग बस कंटेंट में बने रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपकी तैयारी को हम उस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ तक कि आप अपनी सोच को रखते हैं। ठीक है, सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी रहेगी। तो आप लोग बस इतना ही आपसे अनुरोध है कि आप मतलब लास्ट तक बने रहिएगा। इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगर बात करें आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूछ दिया गया कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए के आविष्कार की बात करें तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। किसको पालतू पशु बनाया था, तो आप कहेंगे कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ठीक है, ये जो आपका है पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार, ये तो हमें लगभग देखने को ही मिलता है कि किसी न किसी शिफ्ट में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार जो हुआ था आपका कब हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था।
कृषि के आविष्कार की बात करें, मतलब कृषि कब से मतलब आई प्रचलन में, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में देखने को मिली थी। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो कहेंगे कि तांबा धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने सबसे पहले। ठीक है, किस धातु का? तांबा धातु का। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहला औजार कौन सा था, तो आप कहेंगे कौन सा है, तो वो है आपका कुल्हाड़ी। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी को प्रयोग में लाया था। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है देखने को। कौन सा शब्द जो है आपका भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अभिलेख में देखने को मिलेगा, तो कहेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पूछ दिया गया कि किस अभिलेख में मिलेगा, तो आप कहेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी, आप कहेंगे कि जौ थी, यानी यौ। ठीक है, यौ फसल जो थी वह मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल थी। आगे देखते हैं, वेद के बारे में दिया गया है, तो वेद के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आप कहेंगे क्या? ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात कर लें तो यह सबसे प्राचीन वेद है। अगर पूछ दिया गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, ठीक, 1028 सूक्त और लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है आपका बेसिक तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक जिसका तैयार रहेगा वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं केवल यूपी पुलिस के लिए ही नहीं, तमाम प्रकार के वैसे कि वनडे एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस आपका दिया रहता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बेसिक्स आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवता की बात करें तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे, तो आप कहेंगे सोम। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। ठीक, अगर पूछ दिया जाए कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो आप कहेंगे 9वें मंडल में मिलता है। कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो आप कहेंगे ऋषि विश्वामित्र ने की थी। उसका उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या? यजुर्वेद। ठीक, अगर यजुर्वेद की बात करें तो यह वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य एवं पद्य दोनों में इसको लिखा गया है। आगे देखते हैं। सामवेद की बात कर रहा है। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे संगीत, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, क्योंकि इसमें संगीत की जानकारी देखने को मिलती है। अथर्ववेद की बात कर लें तो यह वेद सबसे बाद में लिखा गया, मतलब कि सबसे नया वेद या सबसे बाद का वेद कौन सा है? आपका अथर्ववेद है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना हो गया आपका, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख मिलता है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। अगर दे दिया गया कि संगीत की जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो सामवेद में मिलती है। ठीक, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो कहेंगे यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हो गए आपके और 10,580 ऋचाएँ देखने को मिलती हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चारों वर्णों का उल्लेख दिया गया है और 8वें मंडल में शायद खिल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। ठीक, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ऋषि को माना गया है। ठीक, वह उनके पुत्र उग्रश्रवण, ये दोनों जो हैं पुराणों के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या? अर्थशास्त्र के लेखक। अगर अर्थशास्त्र के लेखक की बात कर लें तो चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे चाणक्य जो थी, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है।
राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कल्हड़ हैं राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर शिफ्ट में रिपीट होता है, मतलब हर साल जब भी यूपी पुलिस का एग्जाम होता है तो इसमें ये प्रश्न तो जरूर ही रिपीट होता है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहेंगे कल्हड़ हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अब देखिए थोड़ा सा अंदर अगर बनाना चाहे तो कह देगा कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं, इसमें किसका वर्णन है? तो आपको कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित किया गया है, ठीक है। तो जो आपका ये राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो था, जिसे क्या कहते थे? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या प्रमुख स्थल, इसमें कुछ दे दिए गए हैं। जैसे हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? तो आप कहेंगे दयाराम साहनी। पाकिस्तान में इस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, ठीक है। हड़प्पा जो है इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी थे। आगे बात करें तो क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो आप कहेंगे कौन थे? राखलदास बनर्जी, ठीक है। राखलदास बनर्जी थे। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। चनुदड़ों के उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके थे, ठीक, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बात यह पूछा जाता है कि यह किस स्थल, मतलब किस नदी के तट पर स्थित है? कौन थे? किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मतलब जो है मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे राखलदास बनर्जी, पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। चनुदड़ों की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता थे अर्नेस्ट मैके, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर ये भी स्थित है, ठीक है। रोपड़ की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, और रोपड़ आपका पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो बालकृष्णन थापर हैं, और एक कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक। आलमगीरपुर की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या बनावली की बात करें, ठीक, तो इसके उत्खननकर्ता हैं R.S. बिष्ट। इसके उत्खननकर्ता कौन है? R.A. बिष्ट, ठीक है। ये हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पर। धौलावीरा की बात करें तो J.P. जोशी हैं, गुजरात में, लूनी नदी के तट पर। धौलावीरा जो है कहाँ पर है? लूनी नदी के तट पर स्थित है। लोथल की बात कर लें तो इसके उत्खननकर्ता हैं S.R. राव, ठीक, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। राखीगढ़ी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे हरियाणा में है, सरस्वती एवं दृश्यवती नदी के तट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, तो आप कहेंगे 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक इसका कालक्रम देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, ठीक है। कब की थी? तो आप कहेंगे राय बहादुर साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। आगे दिया गया है क्या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल था, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आप कहेंगे कि भाव चित्रात्मक लिपि देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, और यह लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या मोहनजोदड़ो से आगे दिया गया इसमें आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी थी? तो आप कहेंगे कि वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। आर्य द्वारा कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्यों की भाषा की बात करें तो संस्कृत थी, ठीक, और यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत, यह ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी, यहाँ तक हो गया। सभा एवं समिति में, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी।
अगर पूछ दिया जाए कि वैदिक सभ्यता में जो है आपका कौन जो है राजा को सलाह देती थी, वह तो कौन सी संस्था राजा को सलाह देती थी, तो आप कहेंगे सभा एवं समिति जो है राजा को सलाह देने वाली 2 संस्थाएं थीं जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ जो है आपका क्या था, तो आप कहेंगे सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु जो है आपका घोड़ा और प्रिय देवता जो थे वह इंद्र थे। ठीक, ये तो हो गई आर्यों की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बस हम इतना रखते हैं। आज एक डेमो क्लास थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा। यदि आपको इस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइएगा। यदि कोई कमी रह जा रही है तो वो भी आप हमें बताइएगा। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको ला सकते हैं। ठीक है, और रही बात यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो RWA मतलब रोजगार विद अंकित चैनल के फाउंडर जो हैं अंकित भाटी सर के द्वारा जो लॉन्च किया गया बुक है उसका हम जो है सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हमारे चैनल पर आप इनकी PDF फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।